नमस्कार, अमर उजाला द बोनस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देखना शुरू कर चुके हैं पर्दे के पीछे। इस हफ्ते बाजार ने भले ही रुलाया हो, लेकिन कुछ स्टॉक्स के दमदार खबरों ने राहत जरूर दी है, लेकिन कुछ ने टेंशन भी बढ़ाई है। यस बैंक को लेकर एक बड़ा घोटाला सामने निकल कर आया है। भारत कुकिंग कोल की जो दमदार लिस्टिंग के बाद जो भारी गिरावट देखने को मिली है, अब ऐसे में ये मौका है या धोखा है, ये भी समझेंगे। और साथ ही आपके पोर्टफोलियो से जुड़े जो स्टॉक्स हैं, जो कंसर्न्स हैं, उसको भी उसके जवाब भी ढूंढने की कोशिश करेंगे। चलिए खबरों का कारवां यहाँ पर शुरू करते हैं। पहली खबर जो है, हम लोग बात करें एक ऐसे सरकारी बैंक के शेयर की जिसने एक ऐसा कारनामा करके दिखाया जो कि साल 2018 के बाद एक आप समझिए कि इतिहास में पहली बार होता हुआ दिखा है। जी हाँ, हम बात करें बैंक ऑफ इंडिया की। आप ये देखिए, जिसका शेयर 2018 के बाद पहली बार ऑल टाइम हाई पे पहुंचता हुआ दिखा। बैंक के शेयरों ने बाजार के दौरान 7% तक जो है वो हाई बनाते हुए दिखे इस हफ्ते। और आप ये समझिए कि 168 रुपये प्रति शेयर के लेवल्स पर जाते हुए दिखे, जो कि 2018 के बाद ये पहुंचता दिखा। देखिए कितना लंबा सफर जो है कई बार स्टॉक्स को तय करना पड़ जाता है। और उसके बाद हालांकि हल्की गिरावट रही, लेकिन जो है एक अच्छी तेजी बनती हुई दिखी इस हफ्ते के अंदर। क्यों बनी? क्योंकि नतीजे आते हुए दिखे। अगर आप नतीजों को देखें यहाँ पे, तो कंपनी के जो स्टैंड अलोन जो नेट प्रॉफिट है वो बढ़ता हुआ दिखा। यहाँ पे काफी अच्छा खासा 7% के आसपास का जंप आता हुआ दिखा। यहाँ पे बैंक की नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करें तिमाही में, आप ये देखिए सालाना आधार पर इसमें 6% बढ़ती हुई दिखी। यहाँ पे करीब 6,461 करोड़ के आसपास पहुंचती दिखी। एसेट क्वालिटी की बात करें यहाँ पर, जो उसमें सुधार होता हुआ दिखा। ग्रॉस एनपीए रेशो जो है वो घटता हुआ दिखा। नेट एनपीए रेशो भी घटकर 0.60% पे आ गया। यानी कि ओवरऑल जो है स्थिति बेहतर देखने को मिली। रिटर्न ऑन एसेट भी है, उसमें भी एक बढ़ोतरी देखने को मिली, स्टेबिलिटी देखने को मिली। और इसी बिना पर यहाँ पर निवेशकों ने रिवॉर्ड किया और स्टॉक में एक बम्पर तेजी देखने को मिली है। दूसरे स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं। ये भी देखिए इसी सेक्टर से जुड़ा हुआ है, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। इस हफ्ते धुआंधार तेजी स्टॉक में देखने को मिली। ये उछाल दिसंबर तिमाही के नतीजों के बाद आया। साल दर साल के आधार से अगर आप देखें नतीजों को टटोले, तो काफी बेहतर स्थिति देखने को मिली, जिसके बाद जो शेयर है वो 61 रुपए के पार निकल गया। बैंक का जो नेट प्रॉफिट है, आप देखिए करीब करीब मतलब स्टॉक जो है वो 63 रुपए तक भी जाता हुआ दिखा। अगर आप नेट प्रॉफिट की बात करें यहाँ पर, तो दिसंबर तिमाही में 71% बढ़ के 186 करोड़ आया। बहुत ही मजबूत प्रॉफिट देखने को मिला। इसमें खासतौर पर जो सपोर्ट मिलता हुआ दिखा वो अदर इनकम, अन्य आय के तौर पर देखने को मिला, जो कि 295 करोड़ हो गई है, जबकि एक साल पहले ये 172 करोड़ थी। बैंक की जो मुख्य आय है, यानी कि जो नेट इंटरेस्ट इनकम होती है, उसमें 12-12.5% से ज्यादा की बढ़ोतरी दर्ज की गई। एसेट क्वालिटी में लगातार सुधार हो रहा है। ग्रॉस एनपीए को देखें आप, तो सितंबर तिमाही में 2.45% था, वहां से घटकर 2.38% आ गया है। नेट एनपीए देखिए 0.67% से घटकर 0.57% पे आ गया है यहाँ पे। और आखिरी में अगर आप नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी देखें, तो उसमें भी बहुत ही शानदार बढ़ोतरी देखने को मिली है। और मैनेजमेंट का साफ तौर पे कहना है कि आने वाले समय में मार्जिन जो है वो 6 से 7% तक स्टेबल रह सकते हैं, उसकी उम्मीद जताई जा रही है यहाँ पे। और फंड की लागत से भी यहाँ पे कंपनी का जो प्रॉफिट है वो बढ़ता हुआ दिखा है। तो तमाम पैरामीटर्स के हिसाब से अगर आप देखें, तो इस स्टॉक में एक अच्छी बढ़त, अच्छी रौनक देखने को मिली है। और उसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़े, तीसरी कंपनी की बात करें, तो टाटा ग्रुप की कंपनी है टाटा टेली सर्विसेज, यानी कि महाराष्ट्र लिमिटेड, TTML। इसके शेयरों में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिला, और ये तब हुआ जब कंपनी का घाटा कम हुआ। अब आप कहेंगे भाई कंपनी का घाटा कम हुआ, उसके बावजूद जो है स्टॉक की पिटाई क्यों हुई, उतार चढ़ाव क्यों देखने को मिला, ऊपर नीचे क्यों हुआ? आप ये देखिए हफ्ते के दौरान जो स्टॉक है वो करीब 41 रुपए के स्तर पर भी आ गया था यहाँ पे, यानी कि जो इसका नया 52 लो है उस लेवल पर जाके देखने को मिला। हालांकि वहां से रिकवरी भी आई यहाँ पर। और आप ये समझिए कि ऐसा हुआ कि यहाँ पे कंपनी के नतीजा है, घाटा जरूर कम हुआ, लेकिन बाजार को ये राहत ना काफी लगी, कम लगी यहाँ पर। क्योंकि क्या होता है, कई बार स्टॉक जो होता है उस हिसाब से एक्सपेक्टेशन मान के चलता है। यहाँ पे जो स्ट्रीट होती है वो मान के चलती है भाई ये नंबर्स तो आने चाहिए, लेकिन वो नहीं आते, तो उसका जो खामियाजा होता है वो भुगतना पड़ता है। सालाना आधार पर कंपनी की जो रेवेन्यू है वो करीब 11.5% की गिरावट दर्ज की गई, जिसने निवेशकों की चिंता बढ़ा दी। टेलीकॉम सेक्टर में पहले से ही कड़ी जो है प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन देखने को मिल रही है। आमदनी में डबल डिजिट की गिरावट के बाद भी देखिए वो साफ तौर पे असर जो है यहाँ पे देखने को मिल रहा है। हालांकि निवेशकों का जो फोकस है वो मुनाफे में सुधार को देखने को लेकर है यहाँ पे, लेकिन अभी तक के हिसाब से देखें तो नतीजे बहुत ज़्यादा कुछ खास रहे नहीं। भले ही यहाँ पर जो है लॉस कम होता हुआ दिखा हो, लेकिन कैश फ्लो की स्थिति जो है वो भी ठीक ठाक है। और मैनेजमेंट का जो रोड मैप है उस पर नज़र यहाँ पर रहेगी, ट्रेडर्स की, निवेशकों की आगे क्या करना है यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। एक और बहुत इंटरेस्टिंग खबर निकल के आई यहाँ पे, जो रियल एस्टेट दिग्गज कंपनी है DLF, और उसकी जो स्टॉक्स में उसमें तेजी देखने को मिली यहाँ पर। अभी तेजी आई क्यों यहाँ पर? देखिए 2007 में कंपनी का IPO आया था। कंपनी ने कुछ जानकारी साझा करी है कि उनका जो 2007 में IPO आया था उसके बाद से पहली बार
ग्रॉस डेट फ्री हो गई है कंपनी, निवेशकों का इसमें भरोसा बढ़ता हुआ दिखा है। अब ग्रॉस डेट फ्री क्या मतलब होता है इसका, यानी कि कंपनी पर किसी भी तरह का कुल कर्ज, टोटल डेट जो है वो नहीं है। कंपनी ने ये बताया कि रेजिडेंशियल बिजनेस स्तर पर उसका जीरो ग्रॉस कर्ज जो है उसकी स्थिति उसने हासिल कर ली है। और आप ये देखिए जो Q3 के नतीजे आए वो भी ठीक ठाक देखने को मिले। कंसोलिडेटेड नेट मुनाफा जो है वो 14% बढ़कर करीब 1203 करोड़ पे आता हुआ दिखा, जबकि पहले ये करीब 1050 करोड़ के आसपास था। यहाँ पे कुल आय की बात करें ये भी बढ़ता हुआ दिखा यहाँ पे, और ये देखिए 2480 करोड़ आया, जबकि पिछले अगर आप देखें साल सेम क्वार्टर में 1700 करोड़ के आसपास का था। देश की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी की जो सेल्स बुकिंग है उसमें ज़रूर गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि तीसरी तिमाही में बिक्री की जो बुकिंग है वो 419 करोड़ रही है, और उससे पहले जो है वो स्थिति थी वो रिकॉर्ड थी। लेकिन फिलहाल के लिए कंपनी ने जो साफ तौर पर बताया कि वो ग्रॉस डेट फ्री हो गई है, ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। मुनाफा बढ़ता हुआ दिखा है यहाँ पे, जो सेल्स है वो भी बढ़ती दिखी है यहाँ पे, लेकिन हाँ थोड़ा सा ज़रूर इम्पैक्ट होता हुआ दिखा है। लेकिन ओवरऑल आप देखिए आईटी में माफ़ कीजिएगा रियल एस्टेट में जो है वो पहले ही दबाव देखने को मिल रहा है, उसके बीच में नंबर्स आए और डेट फ्री हो जाए कंपनी, तो ये एक अच्छी बात रहती है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। बाजार की शुरुआती में अगर आप यहाँ पे देखें स्टॉक की, जिसकी मैं बात करूँ पेटीएम की, उसमें एक रौनक दिखी, 3% तक चढ़ा। फिर उसके बाद आप देखिए इंटरडे में एकदम से छलांग मार के 14% तक टूट गया। पेटीएम के शेयरों को लेकर एक अहम चिंता जो है पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड यानी कि PIDF को ने ये साफ तौर पर जाहिर करी है। इसका मकसद पेमेंट इंफ्रा के डेवलपमेंट को प्रोत्साहित करना था। इससे लेकर अहम जो चिंता ये रही कि दिसंबर 2025 तक इसको बढ़ाया गया था, लेकिन इस बारे में अब तक कोई भी खुलासा नहीं हुआ है, और इसे दिसंबर 2025 के बाद के हिसाब से देखें तो बढ़ाया नहीं गया, और यही वजह है जिसका इम्पैक्ट देखने को मिला। उम्मीद की जा रही थी कि भाई इसको बढ़ाया जाएगा, कंपनी के लिहाज से एक बेहतर विकल्प खुलेगा, बेहतर रास्ते खुलेंगे, लेकिन उसको आगे जो है वो फॉरवर्ड नहीं किया गया। और यहाँ पे एनालिस्ट नोट की तरफ से जो एनालिस्ट है उन्होंने भी एक नोट साझा किया। उन्होंने कहा कि पेटीएम के जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 20% के बराबर है। इसका असर डिजिटल पेमेंट्स और इंफ्रा सर्विसेज देने वाले प्लेयर्स पर पड़ सकता है, लेकिन अभी सिर्फ अटकलें ही लगाई जा रही हैं, और इसको लेकर RBI की तरफ से भी कोई बयान नहीं आया है। वहीं दूसरी ओर अगर आप ब्रोकरेज फर्म इन्वेस्टेक की बात करें तो उन्होंने भी कवरेज शुरू करी है, खरीदारी की रेटिंग दी है यहाँ पर, और काफ़ी बुलिश रुझान दिखा रहे हैं वो। उन्होंने कहा है कि भले ही कुछ समय की अनिश्चितता हो, लेकिन ओवरऑल जो स्टॉक में है वो तेज़ी देखने को मिल सकती है। और यहाँ पर देखिए जो कवर करने वाले एनालिस्ट हैं 21 में से 14 ने खरीदारी की सलाह दी है, यहाँ पे 6 ने होल्ड की और 1 ने बिकवाले की सलाह यहाँ पर दी है। अब हम लोग बात करते हैं कि अचानक से एक ऐसी हुआ यहाँ पे एक ग्रुप में अचानक से भारी गिरावट देखने को मिली। हम लोग बात करें अडानी ग्रुप के शेयरों की, यहाँ पे ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली। अडानी एंटरप्राइजेस की बात कर लीजिए, चाहे अडानी पोर्ट्स की बात कर लीजिए आप, या फिर दूसरे शेयरों की बात कर लीजिए, 5 से 10%, 12%, 18% तक ये टूटते हुए दिखे। निवेशकों के बीच में अचानक से चिंता काफ़ी बढ़ गई। ये चिंता क्यों बढ़ी, क्या थी खबर दरअसल ये थी कि अमेरिकी सिक्योरिटीज़ एंड जो एक्सचेंज कमीशन है SEC, उन्होंने न्यूयॉर्क की एक जो वहाँ की एक अदालत है, उन्होंने यहाँ पे देखिए SEC ने एक अनुरोध किया था एक अदालत को कि वो गौतम अडानी और उनके जो भतीजे हैं सागर अडानी, उनके ईमेल के जरिए कानूनी समन भेजने की इजाज़त दे। और वो स्थिति देखिए वो इसी खबर के वजह से यहाँ पर जो है भारी गिरावट देखने को मिली। और ये जो पूरा मामला है ये करीब 265 मिलियन डॉलर यानी करीब 2200 करोड़ के आसपास का है, जो कि रिश्वत और धोखाधड़ी से जुड़ा हुआ है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक ये अमेरिका में किसी भी भारतीय कारोबारी समूह के खिलाफ सबसे हाई प्रोफाइल कानूनी मामले में से एक है। रिपोर्ट में कहा गया कि SEC पिछले 1 साल से अडानी ग्रुप के फाउंडर गौतम अडानी और उनके भतीजे सागर अडानी को समन भेजने की कोशिश कर रही है, लेकिन अब तक कोई औपचारिक तौर पर प्रतिक्रिया पूरी नहीं हुई। लेकिन मैं आपको बता दूं कि उसके बाद, इस खबर के बाद मीडिया में कुछ रिपोर्ट्स आई जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि अमेरिकी सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन से इस तरह का पिछले 5 दिनों का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो 17% ये स्टॉक जो है वो नीचे आ चुका है। BCCL के जो शेयर हैं NSE पर करीब 45 रुपये पर लिस्ट होते हुए दिखे थे, और इसका जो इशू प्राइस था वो 23 रुपये था, यानी कि 95.65% जो प्रीमियम पे लिस्ट हुए थे। उसके बाद स्टॉक में गिरावट आती हुई दिखी, लेकिन आप ये समझिए कि डेब्यू के अगले ही दिन जो है स्टॉक नीचे गिरता हुआ दिखा, 40 के नीचे आता हुआ दिखा। यहाँ पे 11% तक का नुकसान भी झेलने मिला यहाँ पर निवेशकों को। लेकिन अब करना क्या है यहाँ पे, तो मार्केट एक्सपर्ट VLA अंबाला जी जो है उनका साफ तौर पे ये कहना है कि 37 से लेकर 38 तक के जो लेवल है इस स्टॉक में खरीदारी के हैं। आप खरीदारी कर सकते हैं 2 से 4 क्वार्टर तक, लेकिन आपको होल्ड करना होगा। यहाँ पर आने वाले दिनों में ये 45 से 60 रुपये तक भी 60 तक के भी लेवल्स यहाँ पर दिखा सकता है, ये उन्होंने कहा है यहाँ पे। स्टॉप लॉस जो है वो 28 रुपये उन्होंने तय करने के लिए यहाँ पे कहा है।
सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि सेबी ने येस बैंक के शेयरों में इनसाइडर ट्रेडिंग का बड़ा मामला पकड़ा है। सेबी के मुताबिक ये इनसाइडर ट्रेडिंग जुलाई 2022 में येस बैंक की हिस्सेदारी बिक्री के दौरान होती हुई दिखी थी, यानी कि 2022 का मामला है जब यहां पे जो है हिस्सेदारी बिक्री हुई थी। सेबी ने इस मामले में PwC, EY जैसी बड़ी कंसल्टेंसिंग फर्म के मौजूदा और जो एक्स एग्जीक्यूटिव हैं, टोटल नंबर्स देखा जाए तो 19 लोगों को यहां पर कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इन पर आरोप है कि उन्होंने गोपनीय जानकारी का जो था दुरुपयोग किया, गलत इस्तेमाल किया, येस बैंक के शेयरों में ट्रेडिंग की और गैर कानूनी मुनाफा यहां पर कमाया। येस बैंक ने जुलाई 2022 में अपनी हिस्सेदारी बेचकर एक बड़ी फंडिंग जुटाई थी। इस दौरान काराइल ग्रुप और एडवेंट इंटरनेशनल ने मिलकर येस बैंक की करीब 10% हिस्सेदारी को 1.1 अरब डॉलर में खरीदा था। इस डील की घोषणा 29 जुलाई 2022 को हुई थी, जिसके अगले ही दिन येस बैंक के शेयर 6% तक चढ़ गए। सेबी की जांच इसी बात पर केंद्रित रही कि इस डील के ऐलान से पहले येस बैंक के शेयरों में जो भी गतिविधियां दिखी वो सामान्य नहीं थी यहां पर, या फिर थी जो किस तरीके से थी, क्या अंदरूनी जानकारी का कुछ फायदा उठाया गया, तो इस चीज को वो टटोल रहे हैं यहाँ पे जांच के दायरे में है। सेबी की जांच में ये भी पाया गया कि काराइल, एडवेंट, PwC और EY से जुड़े कुछ भारतीय अधिकारियों ने नियमों का उल्लंघन करते हुए गोपनीय जानकारियों को साझा किया है, जिसमें दूसरे लोग भी यहाँ पर शामिल हैं। अब किस तरह के आरोप लगे हैं यहाँ पे और किन पर आरोप लगे हैं? PwC और EY के 2 एग्जीक्यूटिव जो कि भारतीय यूनिट से जुड़े हैं उन पर आरोप लगे हैं। काराइल ग्रुप और एडवेंट इंटरनेशनल के कुछ अधिकारी इसमें नाम में शामिल निकल कर आ रहा है। इन एग्जीक्यूटिव के परिवार के सदस्य और करीबी दोस्त, कुल मिला के 5 लोग हैं, उनका नाम आ रहा है। और साफ तौर पर येस बैंक के बोर्ड के जो पूर्व सदस्य मेंबर्स हैं उनका नाम भी निकल कर आ रहा है। सेबी का कहना है कि ये लोग कनेक्टेड पर्संस थे और उन्होंने अनपब्लिश प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जो है वो साझा की, जिससे उनके रिश्तेदारों और दोस्तों ने शेयर की खरीद बिक्री पर अवैध कमाई करी। और दोनों कंसल्टेंसी फर्मों पर भी आरोप है कि उन्होंने यहाँ पर जो है गलत तरीके से यहाँ पे गलत प्रक्रियाओं के जो नियम है उसको तोड़ते हुए यहाँ पे जो ट्रेडिंग करी और उसका खामियाजा जो है भुगतना पड़ा। तो ये ओवरऑल खबर थी। आगे बढ़ते हैं। एग्री साइंस कंपनी रेलिस इंडिया लिमिटेड के शेयर होल्डर्स के लिए 22 जनवरी का दिन जो है वो बहुत ही शानदार रहा। आप ये समझिए शेयर में एक दिन के अंदर 17% तक बम्पर तेजी देखने को मिली। BSE पर जो शेयर है 275 का हाई तक वहाँ पे पहुँचता हुआ दिखा। इसके पीछे की वजह तिमाही के नतीजे रहे, लेकिन यहाँ पे HSBC की भी रिपोर्ट आई, उन्होंने अपग्रेड किया है यहाँ पर। और आप सब जानते हैं टाटा ग्रुप का स्टॉक है यहाँ पे, केमिकल सब्सिडरी कंपनी है। कंपनी ने यहाँ पर जो जानकारी दी, उन्होंने बताया कि जो Q3 है उसमें शुद्ध मुनाफा जो है सालाना आधार पर 81% जो है वो गिरा है। लेकिन यहाँ पर जो एक्सपेक्टेशन थी वो इस हिसाब से थी कि उस हिसाब से स्टॉक ने जो है वो रिएक्ट नहीं किया, लेकिन उसके अगले दिन जो है वो रिएक्ट करता हुआ दिखा यहाँ पर। और यहाँ पर आप देखिए पहले जो मुनाफा था वो 11 करोड़ के आसपास था। रेवेन्यू जो है वो 19% जो है वो बढ़ता हुआ दिखा। तो रेवेन्यू में बढ़ोतरी देखने को मिली, लेकिन प्रॉफिट में गिरावट देखने को मिली यहाँ पे। इसके अलावा कंपनी के जो ऑर्डर बुक है वो बढ़ती हुई दिखी यहाँ पे। हालांकि जो खर्च है वो भी बढ़ते हुए दिखे। अगर आप यहाँ पे कामकाजी मुनाफे की बात करें, एबिटा की बात करें, तो उसमें भी 31% का उछाल देखने को मिला है। ऑपरेटिंग मार्जिन भी 9.5% बढ़ते हुए दिखे हैं। यानी कि अगर आप प्रॉफिट को छोड़ दें तो तमाम पैरामीटर्स में स्टॉक जो है काफ़ी बेहतर दिखा है। अब HSBC ने यहाँ पे खरीदारी की सलाह दी है। टारगेट जो है वो 300 रुपये प्रति शेयर का भाव दिया है। उनका कहना है कि कंपनी ये कमाई के मामले में जो स्थिति है वो बेहतर रही है, जो उम्मीद की जाती थी उससे बेहतर रही है। ऑपरेटिंग कंडीशंस जो है चुनौतियों से भरी थी, उसके बावजूद जो है एडजस्टमेंट जो है वो ठीक ठाक रहा है कंपनी का। और बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन, घरेलू फसल सुरक्षा सेगमेंट में कंपनी एक बेहतर स्थिति दिखा रही है और बीज और एक्सपोर्ट बिजनेस में भी एक रिकवरी के संकेत मिल रहे हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक तरफ सोने चांदी नया हाई लगा रहा है, वहीं दूसरी ओर ज्वेलरी की दिग्गज कंपनी कल्याण ज्वेलर्स के शेयरों में भारी बिकवाली देखने को मिल रही है। लगातार 10वें 11वें दिन भी देखिए स्टॉक में एक दबाव देखने को मिला। और आप देखिए इन 10-11 दिनों में स्टॉक 25% से ज़्यादा टूटता हुआ दिखा। 373 के भाव पे, बल्कि कहें कि वहाँ के आसपास के लेवल्स पे आता हुआ दिखा। अब यहाँ पे एक और चीज़ आप समझिए कि 1.5 साल पहले कंपनी के प्रमोटर्स ने वारबर्ग पिनकस से अगस्त 2024 में 2.36% होल्डिंग के बराबर यहाँ पे शेयरों में खरीदारी की थी। प्रति शेयर का जो भाव था वो 535 रुपये के भाव पर था, जो कि मौजूदा लेवल से काफ़ी ऊपर दिखता है। लेकिन आप ये समझिए कि स्टॉक में बार बार गिरावट देखने को मिली और काफ़ी नीचे आ गया। अगर आप इसमें म्यूचुअल फंड्स की बात करें, जैसे संस्थागत निवेशकों की बात करें, तो इसकी हिस्सेदारी घट रही है और रिटेल निवेशकों की जो हिस्सेदारी है वो बढ़ रही है। यहाँ पे सुंदरम मिड कैप म्यूचुअल फंड की बात कर लीजिए, उसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात कर लीजिए, और इसके अलावा दूसरे फंड्स की बात कर लीजिए, तो वहाँ पर जो है साफ तौर पे एक अलग पैटर्न देखने को मिल रहा है। यहाँ पे हिस्सेदारी कम होती हुई दिख रही है। तो ये जो तमाम चीज़ें यहाँ पे साफ तौर पे संकेत दे रहे हैं, जो हमने आपके सामने रख दी हैं।
भारत में स्टॉक मार्केट की दुनिया में एक नया बदलाव होने जा रहा है। भारत में स्टॉक मार्केट की दुनिया में एक नया बदलाव होने जा रहा है। मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया यानी कि MSE ने घोषणा की है कि 1 फरवरी 2026 को यूनियन बजट पेश होने के दिन ये भी लाइव ट्रेडिंग के लिए खुला रहेगा। ये दिन रविवार का है, लेकिन बजट को देखते हुए BSE NSE की तरह MSE की ट्रेडिंग जो है वो सेशन चला रहा है, यहाँ पे चलता हुआ देखने को मिलेगा यहाँ पे। और नए एक्सचेंज के लिए ये बड़ा कदम है जो कि NSE BSE के दबदबे को चुनौती देने के लिए तैयारी कर रहा है। आप MSE की अगर बात करें तो 27 जनवरी 2026 से ये लाइव ट्रेडिंग शुरू करता हुआ दिखेगा। शुरुआत में 130 स्टॉक्स में ट्रेडिंग होगी। लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए MSE ने एक खास योजना बनाई है जिसमें मार्केट मेकर्स को नियुक्त किया जाएगा। ये जो मार्केट मेकर्स है ट्रेडिंग में सपोर्ट देंगे ताकि खरीद बिक्री आसान हो जाए, और साथ ही ये जो कदम है नए एक्सचेंज के लिए ज़रूरी होगा क्योंकि लिक्विडिटी की कमी बड़ी चुनौती रहती है। आपको बता दें कि क्लियरिंग और सेटलमेंट MSE की जो सब्सिडरी है यहाँ पर मेट्रोपॉलिटन क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ये संभालती हुई दिखेगी। NSE MSE का जो दबदबा है तोड़ना इतना आसान नहीं है, ये भी आप जान लीजिए। कैश सेगमेंट में NSE की जो हिस्सेदारी वो 90 से लेकर 92% है, BSE की 8 से लेकर 10% है। F&O में बात करें तो NSE जो है 95% है, जबकि BSE 5% हिस्सेदारी रखता है यहाँ पे। इंडेक्स F&O में भी NSE जो है 80% और BSE जो है वो 20% पे है। तो ये जो तमाम चीज़ें वो आपके सामने रखनी ज़रूरी थी, खबर बड़ी थी यहाँ पे। एटर्नल की बात करते हैं, जोमेटो की बात करते हैं। कंपनी ने अपनी लीडरशिप में बड़े बदलाव का ऐलान किया है जिसके चलते शेयरों में दबाव देखने को मिला। हालांकि जो नतीजे हैं दिसंबर क्वार्टर के वो काफ़ी बेहतर रहे हैं। कंपनी ने यहाँ पर जो जानकारी दी सबसे पहले तो ये बताया कि जो CEO हैं और MD है दीपेंद्र गोयल, उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है जो कि 1 फरवरी से लागू होता हुआ दिखेगा। साथ ही बोर्ड ने जो है वाइस चेयरमैन और यहाँ पर डायरेक्टर के रूप में नियुक्ति को भी मंजूरी दे दी है, जिस पर शेयरधारकों की मंजूरी अभी आएगी। और इसमें जो है आप ये समझिए जो नाम निकल के आ रहा है, ब्लिंकिट के मौजूदा CEO अलबिंदर सिंह ढींसा जो है वो अब नए CEO के तौर पर नियुक्त होते देखेंगे। वहीं कंपनी का मुनाफा साल दर साल के आधार पर अगर आप देखें तो 57% बढ़ता हुआ दिखा। वहीं आय में 20% की बढ़त देखने को मिली। एबिटा और एबिटा मार्जिन दोनों ही बाजार के अनुमान से ऊपर रहे। ब्लिंकिट ने पीक कंपटीशन के दौरान भी आप देखिए पॉजिटिव एबिटा डिलीवर किया है। ऐसे में ब्रोकरेज जो है CLSA की रिपोर्ट आई है जिसमें उन्होंने आउट परफॉर्मेंस की इसकी रेटिंग दी है और 503 रुपये का लक्ष्य दिया है, बड़ा लक्ष्य दिया है यहाँ पे। अब हम लोग बात करते हैं तीसरी तिमाही के नतीजों का एक और स्टॉक के बारे में, बजाज कंज्यूमर केयर के बारे में, जिसमें बहुत ही शानदार तेजी देखने को मिली। बेहतर मुनाफा, मजबूत बिक्री, मार्जिन में साफ तौर पर सुधार, ये साफ तौर पर देखने को मिला है और इसी का असर यहाँ पर देखने को मिला है। शेयर 20% उछलकर 296 रुपीज़ पर पहुँच गया। पर्सनल केयर के क्षेत्र में काम करने वाली कंपनी लंबे समय बाद अपने मजबूत वित्तीय प्रदर्शन को लेकर सुर्खियों में है यहाँ पर। और आप ये देखिए कि बजाज कंज्यूमर केयर की जो सब्सिडरी कंपनी है ये जो है एक सब्सिडरी कंपनी है और वित्त वर्ष 2025-26 की तीसरी तिमाही में अगर आप देखें तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है सालाना आधार पर वो 83% बढ़कर 46 करोड़ के आसपास हो गया, जबकि पिछले साल इसी तिमाही में 25 और 25.5 करोड़ के आसपास रहा। वहीं ऑपरेशन रेवेन्यू जो है वो 32-32% बढ़ता हुआ दिखा। एबिटा की बात करें तो 109% की बढ़ोतरी यहाँ दर्ज की गई है। एबिटा मार्जिन भी देखें तो 11.5% बढ़ता हुआ दिखा है। हालांकि नुवामा की रिपोर्ट आई है जिसमें खरीदारी की सलाह टारगेट 343 रुपये कर दिया गया है। उनका कहना है कि कंपनी की जो ग्रोथ है वो आगे भी बेहतर रहेगी, ऑर्गेनिक ग्रोथ जो है वो सपोर्ट कर रही है। मैनेजमेंट जो है वो डबल डिजिट ग्रोथ को लेकर काफ़ी आश्वस्त दिख रहा है। PG इलेक्ट्रोप्लास्ट की बात कर लेते हैं। शेयरों में भारी गिरावट देखने को मिली इस हफ्ते, लगातार 11वां दिन रहा जब दबाव देखने को मिला और आप ये समझिए कि एक्सचेंज पर इसके ट्रेडिंग इतिहास की सबसे लंबी लूजिंग स्ट्रीक देखने को मिली है। 5 जनवरी को जो स्टॉक था 630 रुपये पे था और वहाँ से देखते देखते आप देखिए 525 रुपये के आसपास ये पहुँच गया और आप देखिए लगातार एक दिन तो 16% तक ये टूटता हुआ दिखा है। क्या हुआ देखिए, सबसे पहले तो नतीजे जो थे वो उम्मीद के मुताबिक नहीं थे यहाँ पर। ऊपर से शेयर होल्डिंग पैटर्न को आप देखें यहाँ पर तो रिटेल निवेशकों की यानी कि जो ऑथराइज शेयर कैपिटल है वहाँ पे 2 लाख तक के जो है उसमें भी यहाँ पे जो हिस्सेदारी है वो घटती हुई दिख रही है यहाँ पर। और आप इसके अलावा अगर आप दूसरी जगहों पे देखें, क्वार्टर्स के हिसाब से देखें तो वहाँ पर भी यही स्थिति दिखा रही है। पहली बार है जब रिटेल निवेशकों ने कंपनी में अपनी हिस्सेदारी को यहाँ पर कम किया है और लगातार हिस्सेदारी कम करने का असर जो है स्टॉक में देखने को मिल रहा है। सेनोरस फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड की बात करते हैं। आप इस स्टॉक की अगर आप देखें इसको तो इसने Q3 के नतीजे पेश किए। ऑपरेशन परफॉर्मेंस जो है वो कैसी रही, वो मजबूत रही। यहाँ पे हफ्ते भर में शेयर जो है वो 5% तक चढ़ते दिखे और जो रिजल्ट्स है मैं आपको बताऊं तो नेट मुनाफा जो है 88% बढ़कर 32 करोड़ आता हुआ दिखा। पिछले साल समान तिमाही थी उसमें 17 करोड़ था, यानी कि एक अच्छा जंप देखने को मिला। कमाई की बात करें तो 70% जो है कमाई बढ़ती हुई दिखी है। एबिटा
और मार्जिन्स की बात करें तो इसमें भी तेज सुधार देखने को मिला है। एबिटा जो है वो दुगने से ज़्यादा होता हुआ दिखा है यहाँ पे, 25 करोड़ से बढ़कर 54 करोड़ हो गया यहाँ पे। एबिटा मार्जिन भी देखिए 25% से बढ़कर 31% हो गया। ऑपरेटिंग लेवरेज और बेहतर प्रोडक्ट मिक्स के चलते साफ तौर पर स्थिति जो है वो देखने को मिली। कैश फ्लो जो है यहाँ पे 19 करोड़ रहा, जो कि 9 महीने की कुल ऑपरेटिंग कैश फ्लो से बढ़कर 51 करोड़ पे हो गया, यानी कि पहले 19 करोड़ था, फिर वहां से 51 करोड़ हो गया। तो एक बड़ा सुधार जो है यहाँ पर देखने को मिला और इसी की वजह से यहाँ पे जो है रिवॉर्ड देखने को यहाँ पे मिल रहा है। और जो मार्केट एक्सपर्ट संदीप जैन है, उनका साफ तौर पर खरीदारी की सलाह है यहाँ पे स्टॉक को लेकर। उन्होंने कहा शॉर्ट टर्म से लेकर लॉन्ग टर्म के लिहाज से इसको पोर्टफोलियो में शामिल किया जा सकता है। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस की बात करते हैं, Q3 के नतीजों के बाद इस शेयर की जबरदस्त पिटाई देखने को मिली। 5 दिनों में स्टॉक 15% से ज्यादा टूटता हुआ दिखा है। कंपनी का नेट इंटरेस्ट इनकम, प्री प्रोविजनिंग प्रॉफिट, डिसबर्समेंट ग्रोथ तीनों ही मार्केट की उम्मीदों से कमजोर रहे और इसके साथ ही मैनेजमेंट की ओर से नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है उसमें भी दबाव देखने को मिला। यहाँ पे कंसर्न देखने को मिला, बड़ा कंसर्न था। और आप खासतौर पर देखिए अफोर्डेबल सेगमेंट में 15% की गिरावट आई, जिससे जो एनालिस्ट हैं उसमें बड़ा नेगेटिव इसको बताया जा रहा है। नेट इंटरेस्ट इनकम जो है एनआई की बात करें और वहाँ पर भी देखिए साफ तौर पे एक हल्की सी बढ़ोतरी देखने को मिली, लेकिन अनुमानों के हिसाब से आप देखें तो हर मामले में जो है, चाहे आप यहाँ पे देखिए प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें वो घटता हुआ दिखा है यहाँ पर। इसके अलावा दूसरी जो पैरामीटर्स है, अन्य आमदनी या दूसरे खर्चे जो हो गए, खर्चों में भी एक अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिली है। बस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो थोड़ा सा स्थिति जो है बेहतर होती दिखी है, यानी कि ओवरऑल जो है हर पैरामीटर पर कमजोर जो नंबर्स हैं वो कमजोर रहे हैं। अब हम लोग बात करते हैं रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर की दिग्गज कंपनी वारी एनर्जीज की। शेयर में एक अच्छी तेजी इस हफ्ते देखने को मिली। शेयर 10% तक चढ़ते हुए दिखे, अपर सर्किट लगता हुआ दिखा और तेजी की वजह रही यहाँ पे कंपनी के एक अच्छे नतीजे, यहाँ पे रिकॉर्ड मुनाफा और दमदार ग्रोथ देखने को मिली। साथ ही आप ये समझिए कि इसके जो ऑर्डर बुक है वो करीब 60,000 करोड़ के आसपास पहुंचती हुई दिखी है। वारी एनर्जीज के शेयर जो है वो 2,740 रुपये जो है वो वहाँ पे अपने इंटरडे हाई बनाते हुए दिखे। कमाई के रिकॉर्ड टूटते हुए दिखे। यहाँ पे रेवेन्यू सालाना आधार पे 119% उछलता हुआ दिखा है। यहाँ पे पहले 3,450 करोड़ था, वहाँ से करीब 7,500 करोड़ तक आता हुआ दिखा है यहाँ पे। और इसके अलावा आप नेट प्रॉफिट की बात करें 118% बढ़ता हुआ दिखा है यहाँ पे। एबिटा की बात करें तो उसमें भी आप देखिए 167% का जंप आया है। तो हर लिहाज से यहाँ पे जो है नंबर्स बेहतर हुए और जिसका असर देखने को मिला है। इंटरग्लोब एविएशन यानी इंडिगो की बात करते हैं यहाँ पे, दिसंबर तिमाही में नतीजे पेश होते दिखे। आप ये देखिए स्टॉक में गिरावट देखने को मिली, 4% तक स्टॉक टूट गया, 4,700 के भाव पर आ गया। सबसे बड़ी चिंता की बात यही जो रही वहाँ पे वो प्रॉफिट पर दबाव देखने को मिला है, यहाँ पे वो गिरता हुआ दिखा है यहाँ पर। और आय बढ़ने के बावजूद भी कंपनी का जो प्रॉफिटेबिलिटी है उस पर असर देखने को मिला है। इसका सबसे बड़ा कारण जो है 1,547 करोड़ का एक्सेप्शनल लॉस है, जो कि कंपनी ने इस तिमाही में रिकॉर्ड जो है दर्ज किया है। यहाँ पे नुकसान, नए लेबर कोड्स का प्रभाव, ऑपरेशनल डिस्पेंसरीज जो देखने को मिली, यहाँ पर जो नुकसान था वो देखने को मिला है। यहाँ पर डीजीसीए की पेनल्टी हो गई। एबिटा यानी कि जो ऑपरेशनल स्तर पर जो कमाई है उसका असर देखने को मिला है। यहाँ पे एबिटा की बात करें पिछले साल के मुकाबले वहाँ पर दबाव देखने को मिला। एबिटा मार्जिन भी आप देखिए 23.4% से गिरकर 22.9% पे आ गया। इसका मतलब लागत में बढ़ोतरी और ऑपरेशनल गड़बड़ियों की कमाई जो है वो उसके वजह से घटती हुई दिखी है और उसी का असर स्टॉक में देखने को मिला है। कई फ्लाइट कैंसिल होती दिखी, यहाँ पे भारी दबाव देखने को मिला। सिस्टम नेटवर्क रीबूट करते हुए दिखे, रीपोजिशनिंग करते हुए दिखे। अब गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट आई है, लेकिन वो जो है इसके स्टॉक के ऊपर बुलिश दिख रहा है और 6,000 रुपये के टारगेट्स यहाँ पर दिए जा रहे हैं। तो ओवरऑल हमने हर एक स्टॉक को कवर करने की कोशिश करी। उम्मीद करते हैं आपको ये शो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हैप्पी वीकेंड।